नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पोजीशन बहुत मैटर करता है। स्टेट बोर्ड के लिए वो पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है, बट इसके लिए मैटर कर रहा है। यहाँ पे कौन होगा बच्चा? यहाँ पे होगा फियोफाइटिन, राइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर कौन राउंड लगाएगा? है समझदार को इशारा कॉफी। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएट होगा तो ही क्या हो पाएगा, अंदर से H+ आयन बाहर जाएगा, तो एटीपी सिंथेस को यूज करके यहाँ पे एटीपी बनाया जाएगा। ये होते हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप होते हैं। दूसरी चीज, ये जो तुमको दिया हुआ है, ये है बच्चा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। कैसे चल रही पढ़ाई आप सबकी? अच्छी। बस ये चीज़ समझ लो कि आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी, आज का संघर्ष ही कल की मुस्कान बनेगी। तो पढ़ते रहो यूं ही, क्योंकि यही मेहनत एक दिन आपकी उड़ान बनेगी। हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम तिवारी एंड आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कर लिया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था PS1 और PS2 के बारे में कर लिया था, राइट है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हमको पढ़ना है बच्चा, केमी-ऑस्मोसिस। देखो इसको अलग अलग नेमिंग से बुला सकते हैं, केमी-ऑस्मोसिस करके बुलाओ, या तो हम उसको बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी करके बुला लो, या तो हम इसको बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोल सकते हैं? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सब अलग अलग हम इसको टर्म्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम केमी-ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, केमी-ऑस्मोटिक प्रोसेस हमको बताता क्या है? इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस या मैकेनिज्म बोल सकते हो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है इस वाले टेक्निक से, है ना, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। बच्चा एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? बस खाली सोचा जाने वाला ये टर्म्स है कि हाँ इस तरीके से प्रोसेस होता होगा। एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली होता है क्या ऐसा, उनको भी नहीं पता, राइट है। तो अभी के लिए समझ लो कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इस तरीके से है, राइट है। अब सर ये प्रोसेस को देने वाले कौन थे? इट इज गिवन बाय, देखो इट इज गिवन बाय, कौन से साइंटिस्ट थे जो ये प्रोसेस को दिए थे? इनका नाम था पीटर मिटचल। ठीक है, पीटर मिटचल, ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इस वाले प्रोसेस के बारे में बताया था। अच्छा, ये प्रोसेस में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस चलेगा, और कुछ चीजों का डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे क्या चीज होता है? इन दिस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पीएमएफ का डेवलपमेंट होता है। पीएमएफ मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पूरे प्रोसेस को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्रोटॉन मोटिव फोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो चीज हमको समझ में आना चाहिए। पहले यहां पे हम बात कर सकते हैं, इसको बोलेंगे पीएच ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हैं बच्चा? पीएच ग्रेडियंट। ठीक है, या तो हम इसी को बोल सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, या तो हम इसी चीज को और क्या बोल सकते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये चीजों का यहां पे फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये सब ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, वही एक फोर्स जनरेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ बच्चा? प्रोटॉन का मतलब हो गया H+ आयन। कौन सा आयन हो गया? H+। यहां पे भी तो लिखा हुआ है ना, पीएच ग्रेडियंट भी H+ के बेसिस पे होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी वही होता है, सबके लिए सेम ही टर्म यूज किया हुआ है। तो इनके वजह से क्या जनरेट होता है यहाँ पे? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब समझते हैं, ये जनरेट होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। वो अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब हम यहां पे समझते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमी-ऑस्मोसिस। सर इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, राइट है? देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में।
इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं अगर ये प्रोसेस को हमको कंप्लीट करना है तो पहली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे तुमको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन चाहिए जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चाहिए पीएच ग्रेडियंट, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए। तीसरी चीज मैंने बोला इसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा, यानी सर यहाँ पे हमको पीएच ग्रेडियंट चाहिए। पीएच ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। प्रोटॉन पंप हो गया। चौथी चीज यहाँ पे हमको क्या चाहिए बच्चा? हमको चाहिए यहाँ पे एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम, जहां से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्या चाहिए? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज चाहिए, ठीक है। और एटीपी सिंथेज कहाँ होते हैं बच्चा? F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो मैं जस्ट अभी तुमको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल रहेंगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी पूरी की जाएगी, तो तुम्हारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस चलेगा। और अब हम देखने वाले हैं कि वो हाइपोथेसिस कैसे चलता है, राइट है। एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में, एकदम मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। बस खाली तुमको कॉन्सेंट्रेट करके सीखना है बच्चा, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है, राइट है। तो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है। राइट है। अब यहां सुनो, एकदम अच्छे तरीके से यहां पे सुनना बच्चा। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, ये देखो, ये लीफ था, लीफ के अंदर थे मिजोफिल सेल्स, राइट है, मिजोफिल सेल। मिजोफिल सेल के अंदर क्या था बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। मैंने ये क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला था, ये देखो क्लोरोप्लास्ट ऐसे। मैं प्रीवियस लेक्चर में ये सारा चीज करा चुका हूं। मैं इस क्लोरोप्लास्ट को यहां से कट करूंगा। कट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, ये क्लोरोप्लास्ट का था। और मैंने तुमको ये वाले कुछ पोर्शन बताए थे, अगर तुमको याद हो तो एकदम अच्छी तरीके से। मैंने कुछ ये पोर्शन बताया था। मैंने बोला था कि इनको हम बोलते थे ग्रैनम। इनको क्या बोलते थे? ग्रैनम। और इसके एक को निकाल दोगे तो ये होते हैं बच्चा इनके थैलाकॉइड। क्या होते हैं इनके? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब तुम मुझे बताओ, देखो मुझे इसी थैलाकॉइड की जरूरत है बच्चा, इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की जरूरत है, मतलब इसकी जरूरत है। अब इसके बाहर जो एरिया थे, इनको हम किस नाम से बुलाते थे बच्चा? स्ट्रोमा के नाम से। और इसके अंदर जो एरिया रहेगा उसको बुलाएंगे ल्यूमेन के नाम से, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना कि मैं पूरे क्लोरोप्लास्ट को नहीं ले रहा हूं बच्चा, मैं सिर्फ खाली इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को यहां से बाहर निकाल रहा हूं। इस थैलाकॉइड वाले को एक को निकाल रहा हूं। मैंने बोला था स्टॉक ऑफ कॉइन जैसा अपीयर करता है, तो मैं उसमें से एक को निकाल रहा हूं और एक को यहां पे जूम करूंगा। उसके अंदर तुम्हारा नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलता है, ठीक है। कैसे होता है बच्चे? केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज नथिंग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखते हैं, एक को निकालते हैं और उसको समझते हैं कैसा होता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कंप्लीट हम उसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। ये देखो, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन सा हो गया बच्चा? इसका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बीच वाले को हम बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब मैं क्या देख रहा था कि बाहर के साइड में पूरी ये जगह खाली होती है, ये बाहर के साइड का उसका स्ट्रोमा वाला रीजन है बच्चा। मैंने तो एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर निकाला था ना, ये बाहर के साइड में जो रीजन है, मैं इसको नेमिंग कर रहा हूं कि ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चा? ये मेरे लिए हो गया एज अ स्ट्रोमा। क्या हो गया ये मेरे लिए? एज अ स्ट्रोमा हो गया। इसके अंदर के साइड में जो गैप है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है हमारे लिए? ल्यूमेन है। ये अंदर का क्या है? ल्यूमेन है। अंदर ल्यूमेन है और बाहर स्ट्रोमा है। और बीच में ये कौन सा है? ये है बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये किसका मेम्ब्रेन है? ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है? ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, हमको यही तो चाहिए था, राइट है। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो कुछ कुछ यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक, सबसे पहले यहां पे तुमको कुछ दिखाई देगा ऐसे, यहां पे होते हैं बच्चा PS2। नॉन साइक्लिक में सबसे पहला कौन सा था? PS2 था, राइट है। PS2 के बाद फिर यहां पे बाहर के साइड में, आउटर साइड में, अच्छा ये पोजीशन तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो,
नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पोजीशन बहुत मैटर करता है। स्टेट बोर्ड के लिए वो पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है, बट इसके लिए मैटर कर रहा है। यहाँ पे कौन होगा बच्चा, यहाँ पे होगा फियोफाइटीन, राइट है। यहाँ पे फियोफाइटीन जो हमने सेकेंड वाला एक्सेप्टर देखा था। उसके बाद जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तो इसके सेंटर में यहाँ पे तुमको कुछ पीक्यू दिखाई देगा, ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन जो इसके बीच में होता है बच्चा, पीक्यू होता है। और पीक्यू का एक नेचर है कि PQH2 बन जाता है बच्चा, राइट है। ये इसका एक पर्टिकुलर नेचर है, मैं बताऊंगा इसको कैसे क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा तुम आगे आओगे तो इस वाले जगह पे सेंटर में तुमको दिखाई देगा साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F होता है, ठीक है। मैं अभी पूरा वो सब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझ लो कि ये इसके बीच वाले कैरियर हो गए साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के बाद फिर यहाँ पे आगे की साइड आ जाओगे, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के बाद आगे आ जाओगे तो यहाँ पे तुमको ये इनर साइड में कुछ एरिया दिखाई देगा, अंदर के साइड, इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे। फिर ये होगा प्लास्टोसियानिन, कौन होगा यहाँ पे, प्लास्टोसियानिन। और प्लास्टोसियानिन के बाद यहाँ पे तुमको एक और एरिया दिखाई देने वाला है, ये वाला जो होगा तुम्हारा PS1 लास्ट में आता है, राइट है। PS1 लास्ट में आता है, एकदम ध्यान से सुनो। क्या क्या हुआ, PS2 हो गया, फियोफाइटीन हो गया, प्लास्टोक्यूनॉन PQH2 हो गया, फिर साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F हो गया, प्लास्टोसियानिन, और ये सारी चीजें हो गई, राइट है। अब इसके अंदर के साइड ल्यूमेन में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं बच्चा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे जो यहाँ से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होते हैं। अब जब ये प्रोसेस इस लीफ के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है और इसके ऊपर अब कौन पड़ेगा ये बच्चा, लाइट आएगा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सपोज करो इसके ऊपर सनलाइट आ गया। सनलाइट आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में तुमको एकदम अच्छे से सिखाया है कि वहां पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन स्टार्ट कहां से होता है, वाटर से, ना कि कहां से स्टार्ट होता है, PS2 से। तो वो कैसे होगा मैं तुमको अभी पूरे एकदम अच्छे से क्लियरली बताता हूं। अभी के लिए बस समझ लो कि लाइट यहां से पड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट कर गया, राइट है। इलेक्ट्रॉन एमिट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चे, एकदम ध्यान से देखते रहना। वो इलेक्ट्रॉन यहां से होके कहां जाएगा, फियोफाइटीन के पास। इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट किया, फियोफाइटीन के पास गया, यानी वो पहला एक्सेप्टर हो गया। फियोफाइटीन से वो इलेक्ट्रॉन आया PQ के पास, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, PQ के पास। और PQ से वो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया बच्चा, PQ से वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आ गया। साइटोक्रोम B6 से वो इलेक्ट्रॉन आगे के साइड मूव करेगा, कहां पे मूव कर दिया बच्चा, मूव कहां पे कर दिया, प्लास्टोसियानिन के पास। और प्लास्टोसियानिन से वो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, PS1 के पास। यहां तक समझ लिया। और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे कुछ प्रेजेंट होता है PS1 के ऊपर। तुमको पता हो कि ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस बन जाएगा, राइट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। अब समझो बच्चा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया था, ये PQ है ना, उसको पता नहीं क्या मजा आता है PQ को, वो बाहर स्ट्रोमा में से, जो यहां पे स्ट्रोमा करके दिया हुआ है, सॉरी, बाहर जो स्ट्रोमा वाला साइड है, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है बच्चा। किसको एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को। इसको पता नहीं क्या ही मजा आता है, बाहर से H+ आयन को पकड़ेगा और H+ को पकड़ के किसको दे देगा, PQ को। और PQ उसको पकड़ के, नहीं तो H+ पकड़ लो, नहीं तो H2 बोल दो, H2 किसको दे देगा, PQ को। PQ उसको क्या बना देगा, PQH2, यानी पहले ऑक्सीडाइज था बाद में रिड्यूस हो गया। और ये जो H2 है, H2 को वो अंदर पुश कर देता है, कहां पे, ल्यूमेन के अंदर, और वापस से PQ बन जाता है। उसको यही मजा आता है, बस खाली यहां से हाइड्रोजन पकड़ना, पकड़ के इसको यहां पे देना और वो अंदर फेंक देगा, फिर वापस से फिर पकड़ेगा, फिर फेंक देगा। मतलब स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के किस में भरा जा रहा है बच्चा, ल्यूमेन के अंदर भरा जा रहा है। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, किस में भरा जा रहा है, ल्यूमेन के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पुश हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी करते करते कहां पे आ गए, PS1। और उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP माइनस। जो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो वाले पूरे प्रोसेस को नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख के आओ, उसमें सारी कंडीशन मैंने पूरे साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो समझ में आएगा तो ये वाला साइकिल ऑटोमेटिकली तुमको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉन साइक्लिक में बताया हूँ, यानी वो जगह पे एकदम अच्छे से क्लियर हुआ है। तो समझ लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस था और वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद माइनस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझो बच्चा, इसी ल्यूमेन के अंदर क्या होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब उतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में से मैं, देखो इसके ऊपर ही कुछ एक कॉम्प्लेक्स बैठा होता है, और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में भी मैंने उस टाइम पे बताया था। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैंने कंसिडर कर लिया
और ये उसको दो पार्ट में तोड़ देता है, दो पार्ट में उसको तोड़ देगा। कौन कौन से पार्ट में तोड़ेगा बच्चा? यहां पे तोड़ेगा 4H+ बना देगा, वाटर को तोड़ते हैं तो H+ एंड OH- बनता है ना, तो अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 4H+ और 4 क्या बन जाएगा बच्चा? OH- बन जाएगा। मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि तुमको ये सेपरेट समझ में आ जाए। अब क्या हुआ कि यहां तक होने के बाद अब OH-, मैंने लास्ट टाइम बताया था OH- ऐसे कितनी बार है बच्चा? 4 टाइम्स है। अगर मैं ऐसे लिख दूं OH-, OH-, फिर से यहां पे OH- और OH-, 4 बार माइनस है ना, 4 बार माइनस है, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं चारों माइनस यहां से निकाल लूं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो इसके पास बचेगा क्या? सिर्फ 4 OH बच जाएगा, ठीक है। और यही याद रखोगे, यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यही 4 इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास? PS2 के पास। और PS2 से यही कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चा? 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तब जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP- बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन कहां से है समझ में आया? यानी साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? साइकिल स्टार्ट होती है वाटर से। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? फिर समझ तो इलेक्ट्रॉन तो चले गया, अब बचा कौन है यहाँ पे? 4OH बच गया है, ठीक है। फटाफट करते हैं। 4OH बचा है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 4 ही हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दूंगा और कहाँ चले जाएगा बच्चा? एटमॉस्फेयर में। इनडिस्पेंसिबल फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो अब फाइनली क्या बच गया? 2H2O, 2 वाटर ऐसे बच गया। 4 वाटर टूटा था, 2 वाटर ऐसे बच गया। इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। अब ये जो 2 वाटर है वो 2 वाटर वापस से 2 वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा और फिर से 4 बन जाएगा, फिर से इसे टूटते जाएगा। इसका तो काम यहां पे हो गया। ये चले गया एटमॉस्फेयर में, ये यहां पे यूज हो गया। सर कौन ऐसा है जो अभी तक यूज नहीं हो पाया है? बताओ कौन ऐसा है जो यूज नहीं हो पाया है? तो सर आंसर आ जाता है कौन? 4H+ आयन। और जितनी बार ये वाटर टूटेगा उतनी बार H+ आयन यहां पे भरते चले जाएगा। H+ आयन क्या होगा बच्चा? अंदर के साइड में भरते चले जाएगा। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? सुनो, पहली बात तो ये PQ वाला पकड़ पकड़ के अंदर के साइड में H+ आयन को भर रहा था। दूसरा, ये टूटने की वजह से H+ आयन भरते चले जाएगा, तो अंदर के साइड में प्लस आयन बढ़ रहा है। अंदर के साइड में प्लस आयन बढ़ रहा है, यानी एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है। H+ डोनर कौन होते हैं? एसिड होते हैं। एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है, तो हम क्या समझेंगे बच्चा? यहां देखो, यहां पे क्या हुआ? यहां पे एसिडिक कंडीशन, यानी अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सर इसका pH वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। pH वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी इसकी एसिडिटी क्या हो रही है बच्चा? एसिडिटी वाला कंडीशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कहां पे? किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। इसका जस्ट अपोजिट कहां होता है बच्चा? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा यानी इसके आउटर साइड में। अब आउटर साइड में क्या क्या होगा बताओ? आउटर साइड में जस्ट अपोजिट इसका pH क्या होगा? इसका pH वाला कंडीशन क्या होने वाला है बच्चा? बढ़ने वाला है। pH बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे H+ आयन कम होगा और यानी OH- आयन क्या होगा बच्चा? यहां पे ज्यादा होगा। और इसकी बेसिक कंडीशन, बेसिसिटी इसकी क्या होने वाली है बच्चा? इंक्रीज। अब तुम मुझे बताओ, बाहर बेसिक कंडीशन है, अंदर एसिडिक कंडीशन, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट यहां पे क्रिएट होने वाला है। तो इन दोनों की जगह पे एसिडिक और बेसिक ऐसे कंडीशन कुछ क्रिएट हो जाते हैं, तो जिसके वजह से हम, ये देखो बच्चा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों क्रिएट हुआ? ग्रेडियंट क्रिएट होना जरूरी है, तभी तो एटीपी बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो कि ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, अंदर एसिडिक बाहर बेसिक। दो कंडीशन हुआ। नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा कि एसिडिक एनवायरनमेंट कहां होता है? तो ल्यूमेन में होता है। अब अंदर H+ आयन भर गया, बाहर माइनस वाला चार्ज यहां पे सबसे ज्यादा है। अब ये दोनों आपस में क्या करना चाहेंगे? न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं, है ना। कभी भी ये दोनों आपस में क्या होना चाहते हैं बच्चा? न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक यहां पे पंप जैसा कुछ बना हुआ है, एक पंप जैसा कुछ बना हुआ है। ये चीज याद रखो, ये सपोज इस तरीके से ऐसे कुछ है, राइट है, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, और इसी के ऊपर एक एंजाइम बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। क्या नाम है इसका? एटीपी सिंथेज एंजाइम यहां पे बैठा हुआ है, राइट है।
समझो, ये कौन सा पार्टिकल है बच्चा, इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल, और इसको क्या बोलते हैं बच्चा, F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल ये पूरे चैनल बनाते हैं, ठीक है। बाहर के साइड में माइनस है, अंदर के साइड में प्लस है। अब ये दोनों को न्यूट्रलाइज करना है, दोनों को न्यूट्रलाइज करना है। मैं एक सिंपल सा तुमको कहानी के फॉर्म में मैं समझाता हूँ, और फिर आई थिंक सो तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ लो एकदम अच्छे से कहानी के फॉर्म में। सपोज करो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, उसको समझ लेते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल की एक बाउंड्री है। गर्ल्स हॉस्टल की क्या है बच्चा, एक बाउंड्री है, राइट है। ये पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये बिल्डिंग्स है अलग अलग, और ये उसका क्या है, बाउंड्री का गेट है। ऑब्वियस सी बात है, जब गर्ल्स हॉस्टल है, बिल्डिंग है, तो आगे गेट रहेगा, राइट है। ये इसका गेट हो गया। अब सपोज ये बिल्डिंग है, तो अंदर के कैंपस में कौन घूमेंगे, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज यानी कौन है, तुमको समझ में आएगा, रहेगा, राइट है। गर्ल्स हॉस्टल है तो ऑब्वियस सी बात है कौन रहेगा। अच्छा, अगर ये अंदर की साइड में ये है, प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर कौन राउंड लगाएगा, है समझदार को इशारा कॉफी। बाहर कौन यहाँ पे आएगा बच्चा, बाहर माइनस वाला चार्ज आएगा, राइट है। तो माइनस वाले चार्ज क्या करेंगे, यहाँ पे सराउंडिंग में घूमते रहेंगे। अब क्या करना है, माइनस को ये प्लस, ठीक है, दोनों माइनस प्लस अपोजिट चार्ज है बच्चा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को न्यूट्रलाइज होना है ना, समझदार, समझ रहे हो ना, दोनों को न्यूट्रलाइज होना है। अब अगर दोनों को न्यूट्रलाइज होना है तो क्या करेंगे बच्चा, सर इसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ये बाउंड्री को क्रॉस करके जा सके। बाउंड्री बहुत बड़ी है, उसको क्रॉस करके जाना मुमकिन नहीं है। अब सर कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो क्या किया बच्चा, ये आया किसके पास, F0 F1, सर ये तो गेट है, और गेट पे बैठा हुआ है वॉचमैन, है ना, F0 F1 उसके पास आया। अब वो बोलता है कि भैया एक काम करो, या तो तुम क्या करो, अंदर वाले को बाहर लेके आ जाओ, और या तो मुझे अंदर जाने दो, ताकि हम लोग आपस में क्या कर सके, न्यूट्रलाइजेशन कर सके, राइट है। तो सर वॉचमैन जो बैठा है वो भी सर उसी टाइप का है, उसको लालच है किसी चीज की, है ना। तो बोलता है ठीक है मैं कर तो दूंगा, ये कुछ जुगाड़ हो सकता है, लेकिन बदले में मेरा क्या, है ना, मेरा क्या प्रॉफिट है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम कोई काम नहीं करते। तो बोलता है इसमें मेरा क्या प्रॉफिट। तो सर ये बोले कि हाँ तुमको प्रॉफिट दिया जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो तुम, समझ आ रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसने एक शर्त रख दी बच्चा। क्या शर्त रख दी, बोलता है जब मैं गेट ओपन करूंगा, यानी जब ये चैनल मैं ओपन करूंगा, तो अच्छा मैं तुमको बाहर नहीं जाने दे सकता। सबसे पहली बात तो मैं तुमको बाहर अंदर नहीं जाने दे सकता। क्यों, क्योंकि सर ये कैंपस है ना पूरा, अगर ये पूरा कैंपस है और अगर तुमको बाहर, तुमने अगर अंदर चले गए तो अंदर वाले कुछ डीन विन देखेंगे तो सर मेरी नौकरी भी चली जाएगी और सर कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। तो बोलता है मैं तुमको नहीं जाने दे सकता, लेकिन अंदर वाले को मैं बाहर आने दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है यही काम कर लो। शर्त ये रखी कि सर गेट एक बार ओपन होगा तो एक बार में सिर्फ खाली 4 लोग ही वहां से बाहर जाएंगे। एक बार में कितने लोग जाएंगे, 4 लोग, मतलब 4H+ आयन ही यहाँ पे बाहर के साइड जाएगा। तो बोलते ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। तो बच्चा इसने गेट ओपन कर दिया, और जैसे गेट ओपन कर दिया, अब ये जो H+ आयन थे, ये जो H+ आयन थे, वो H+ आयन क्या होना चालू हुए बच्चा, H+ आयन यहां से आना स्टार्ट हो गए। H+ आयन यहां से होते हुए क्या हो गए, यहां से बाहर आ गए। कौन कितने आ गए बच्चा, 4H+ आयन यहाँ, H+ आयन यहाँ पे आ गए। जैसे 4H+ आयन आए, यहां से किसने एक्सेप्ट कर लिया बच्चा उसको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, H ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, माइनस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे माइनस ने एक्सेप्ट कर लिया, सर क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, यानी यहां पे क्या था, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, यहां पे कौन सा बन गया, रिड्यूस्ड फॉर्म बन गया। सर ये जो था ना F0 F1 है ना, वॉचमैन, जैसे H+ आयन जाने लगा, बोलते इधर इधर इधर, मैंने कुछ बात किया था, मेरा कहाँ है प्रॉफिट, है ना, तुम तो निकले हो, तुम तो सीधे चले गए, मेरा प्रॉफिट कहाँ है। तो बोलता है अरे हाँ तुम्हारा लेकिन ये याद रखना F1 जो पार्टिकल है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं अपना प्रॉफिट खुद से निकाल लूंगा। सर कैसे निकालेगा, ये जो तुमको नीचे ये दिख रहा है ना F1 पार्टिकल, सर यहाँ पे ATP सिंथेज को बिठा के रखा है, और वो बोल के रखा है कि जब भी ये चैनल ओपन होगा तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, और तुम करना क्या कि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या रहेगा, ADP, और जब एनर्जी निकलेगा यानी किसके फॉर्म में निकलेगा, IP के फॉर्म में, राइट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये दोनों को क्लब करके ATP सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बना लेना, यहाँ पे ATP बना लेना, और ATP ही इसका क्या है, प्रॉफिट है। ATP ही इसका प्रॉफिट है। यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएट होगा तो ही क्या हो पाएगा, अंदर से H+ आयन बाहर जाएगा, तो ATP सिंथेज को यूज करके यहाँ पे ATP बनाया जाएगा। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हमने पढ़ा है, वहां पे जो मैं तुमको बताया था कि ATP का फॉर्मेशन होता है,
वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, आज हमको वो चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। नीट में क्वेश्चन पूछा था कि इन कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस द H+ आयन या एसिडिक एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एट वेयर। एसिडिक एनवायरनमेंट और H+ एनवायरनमेंट जो होता है वो क्रिएट कहाँ होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। कहाँ होता है, ल्यूमेन। बाहर स्ट्रोमा में बेसिक एनवायरनमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एसिड बेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब तुमको आई थिंक सो कहानी के फॉर्म में तुमको ये चीज़ समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे और मैं ये सारे टर्म्स के बारे में तुमको बताता हूँ कि ये सब है क्या चीज़, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो जो अभी हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देखा था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन सर कैसा था, ये इस तरीके से था, राइट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे PS2 था पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे फियोफाइटिन करके यहाँ पे आ गया था, फिर यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन आया था, फिर यहाँ पे साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F आया था, फिर यहाँ पे प्लास्टोसियानिन आया था और यहाँ पे PS क्या आ गया था बच्चा, 1 आ गया था, राइट है। अब इसमें से सबसे पहले हम PS2 के बारे में समझते हैं, ठीक है। PS2 क्या था, PS2 क्या था, क्या क्या बोल सकते हो बच्चा। ये क्या होता है, ये सबसे फर्स्ट टाइम यहां पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पे क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहां पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसी के ऊपर ही होते हैं यहाँ पे, जहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। 2 चीज हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करके फिर इसके पास आ जाता है, राइट है। ये कैसे होते हैं बच्चा, क्योंकि ये बीच में है तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल। कैसे हो सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं, राइट है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, ये सेकेंड वाला। सेकेंड क्या था बच्चा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, तो अगर हम फियोफाइटिन के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले ही टर्म बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर के साइड है, तो ये होगा बच्चा वाटर सॉल्युबल। ये होगा वाटर सॉल्युबल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, यानी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया और इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, ठीक है। 2 चीजें होते हैं। और कहां पे होगा, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहां होगा, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तीसरी चीज यहां पे क्या होगी, फियोफाइटिन के बाद आते हैं किसके ऊपर, यहां पे PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, अब तुमको पता है प्लास्टोक्विनोन आगे चल के PQH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी ये क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चा हाइड्रोजन कैरियर। ये होते हैं हाइड्रोजन कैरियर। दूसरी चीज यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा, ये लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है क्योंकि यहां पे बीच में प्रेजेंट होता है, राइट है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम यहां पे मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F के पास। तो हम साइटोक्रोम के बारे में बात करेंगे, साइटोक्रोम के बारे में, तो ये आयन कंटेनिंग होते हैं बच्चा, Fe कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। उसके नेक्स्ट वाला और क्या हो सकता है बच्चा, अब इसके बाद आएगा यहां पे क्या था, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के बाद फिर कौन आता था बच्चा, प्लास्टोसियानिन, है ना। प्लास्टोसियानिन इस जगह पे था। सो प्लास्टोसियानिन के बारे में अगर तुम बात करो तो कैसा है, ये वाटर सॉल्युबल है, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का मतलब होता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, बाहर के साइड में, राइट है। और कैसा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम यहां पे आ जाएंगे PS1, PS1, तो PS1 क्या है बच्चा, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है और लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। और इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा तुम समझ लोगे, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट वाले पे हम मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके चलो, सो इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है बच्चा? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट? प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज हमको समझना है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था उसी की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। It is important for formation of ATP। और ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चा? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, उसके बाद जाके ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखो, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इस चीज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन कैसे होगा? ठीक है, सो इट इज अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ H plus ion। It is occurs due to the movement of H plus ion from कहां से? From lumen of thylakoid, to कहां पे? To stroma through F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, सो F0 F1 पार्टिकल के थ्रू जब H प्लस आयन मूव करता है ल्यूमेन से थैलाकॉइड की तरफ, थैलाकॉइड टू द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड टू द स्ट्रोमा की तरफ जब मूव करता है, तो जाके क्या होगा बच्चा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का। और जैसे ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। कौन से एंजाइम के हेल्प से होता है ये? विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलो, सो हमने समझ लिया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हम जो मूव करते हैं वो मूव करेंगे बच्चा डार्क रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे? डार्क रिएक्शन। देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डार्क रिएक्शन, राइट है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक खुद किया था लाइट रिएक्शन और एक किया था डार्क रिएक्शन, राइट है। लाइट रिएक्शन को डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट चाहिए। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, डार्क रिएक्शन, डार्क का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा रात में चलता है। ठीक है, एक मिसनोमियस टर्म्स है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि ये रात में चलता है। बहुत लोगों को ऐसे लग जाता है। समझ के रखना कि इसको भी लाइट की जरूरत है, बट ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट नहीं लेता है। ये कैसे लेता है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट। और जो लाइट रिएक्शन है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट की जरूरत होती है, इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट की जरूरत होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होता है। तो हम डार्क रिएक्शन को किस किस टर्म से बुला सकते हैं, क्या क्या हो सकता है और उसमें किसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखो क्या होता है कि हम इसको क्या क्या नेमिंग दे सकते हैं बच्चा। तो पहला तो नेमिंग मैं तुमको जस्ट अभी बताया कि उसको बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? डार्क रिएक्शन। दूसरा नेमिंग हम इसको क्या देंगे बच्चा? इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, या तो बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोल सकते हो। तीसरा हम इसको बोल सकते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बच्चा इसको हम? एंजाइमेटिक रिएक्शन या एंजाइमेटिक प्रोसेस हो गया। चौथा हम इसको बोल सकते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चा इसको? ब्लैकमैन्स रिएक्शन, राइट है। तो हम इसको इतने सारे वर्ड से, इतने सारे टर्म से हम इसको बुला सकते हैं ब्लैकमैन्स प्रोसेस को, राइट है। अब देखो यहां पे समझ लो कि जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन है, सर इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी चीज के सिंथेसिस के बारे में बात किया जा रहा है, जो होता है सिंथेसिस ऑफ किस चीज का? शुगर। तो इस जगह पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है बच्चा? शुगर। और ये शुगर यानी किस चीज का फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का।
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके वजह से हम इसको बायोसिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट है। अच्छा, इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह से हम इसको एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस वाले प्रोसेस को डिस्कवर किया था, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन के भी नाम से बुला सकते हैं, राइट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये समझते हैं डार्क रिएक्शन होता क्या है। डार्क रिएक्शन होता क्या है? डार्क का मतलब है, ये देखो एक फॉल्स स्टेटमेंट मैं तुमको पहले बताया था, रात में चलता है क्या ये प्रोसेस, ऐसा नहीं है। तो ये कैसा है बच्चा, एक ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स टर्म है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि डार्क रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन, इट इज ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। दैट इज किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चा? ये डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। So it is indirectly dependent on light reaction, that is product of light reaction. अब तुम मुझे बताओ, लाइट रिएक्शन जो तुमने पढ़ा था साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसमें उसका प्रोडक्ट क्या क्या था बच्चा? तो प्रोडक्ट के बारे में अगर तुम देखोगे तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट हमने किया था। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आया था। सबसे पहला क्या आया था बच्चा? यहाँ पे आया था ATP। दूसरा क्या आया था? हमने क्या फॉर्मेशन किया था? NADPH। तीसरा उसका क्या प्रॉफिट हुआ था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सर कहाँ चले जाएगा? एटमॉस्फेयर में। ये तो हमारे सिर्फ खाली हमको जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट है। ये सारी चीजें हमको जो इसमें करना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर करना है। क्या करना है बच्चा? हमको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करना है। फॉर्मेशन ऑफ क्या करना है? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चा? C6H12O6। ये सबको यहाँ तक क्लियर है ग्लूकोज का फॉर्मूला? सर इसमें क्या दिया हुआ है? कार्बन है ना, और 6 कार्बन जब कंबाइन करेगा तब जाके क्या बनने वाला है बच्चा? एक ग्लूकोज बनने वाला है। तो कार्बन को कार्बन से कंबाइन करने के लिए ऐसे ही कंबाइन हो जाएगा क्या? नहीं, वहां पे क्या खर्च करना पड़ेगा? हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। देखो कैसे, जब स्टार्टिंग हमारे पास होता है बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम फाइनली 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका कौन सा फॉर्म है बच्चा? ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? हमको यहां से देना पड़ेगा इसको ATP। ATP क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड रहेंगे, 6 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो सब बॉन्ड किसको यूज करके बनेंगे? ATP को यूज करके। और यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट यहां पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को डोनेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और कौन डोनेट करेगा बच्चा? उसको डोनेट करेगा NADPH। तो उसको डोनेट करेगा तब जाके यहां पे रिडक्शन होके क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो फाइनली डार्क रिएक्शन जाना ही जाता है खाना बनाने के लिए। तो खाना बनेगा कब? जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो जाके इस चीज का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से हम इसको बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि हम सिंथेसिस करते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? सो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है बच्चा? इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। दैट इज किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर। सर इसके साइट के बारे में बात करें कि सर ये चलता कहां है? साइट के बारे में अगर बात करूं, प्लेस किस जगह पे होता है? सो ये चलता है स्ट्रोमा ऑफ, ये कहां चलेगा बच्चा? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा था उस जगह पे ये सारा रिएक्शन चलने वाला है। और ग्रेना के अंदर या ग्रेनम के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा था? लाइट रिएक्शन चल रहा था। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन चलेगा और ये सारी चीजें होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, उसमें C3 साइकिल का पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, सॉरी डार्क रिएक्शन का पहला रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज C3 साइकिल। उसी को हम कौन से टर्म से बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं कैल्विन साइकिल, या और भी कुछ टर्म देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो देखते हैं, इसको रफ करते हैं। सो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम सुनोगे बच्चा।
तो देखो क्या क्या इसको टर्म दिया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसको देते हैं C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल, या हम इसको किस नाम से बुला सकते हैं बच्चा, इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। जो इसको जिस जिस टर्म से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं बच्चा। C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, कभी कभी हम इसको बोलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल, इसको बोलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल, या तो कभी कभी अगर बाई चांस पूछ दिया तो मेल्विन कैल्विन साइकिल भी पूछता है, मेल्विन कैल्विन साइकिल। मेल्विन कैल्विन साइकिल एक्चुअली वो कैल्विन का ना पूरा नाम है बच्चा, मेल्विन कैल्विन, और ये बेंसन अलग है, ठीक है। कैल्विन और बेंसन दोनों लोग साथ में काम किए थे, कभी कभी कैल्विन बेंसन बोल देते हैं, कभी कभी मेल्विन कैल्विन, यानी कैल्विन का पूरा नाम ले लिया जाता है बच्चा, ठीक है, ये याद रखो। कभी कभी हम इसको बुलाते हैं पीजीए साइकिल, क्या बुलाते हैं बच्चा, पीजीए साइकिल। पीजीए साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उस बच्चा C3 साइकिल का, जिसको पीजीए बोलते हैं। पीजीए मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो उसको पीजीए साइकिल के नाम से भी बुला लेते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म से तुमसे बोला जा सकता है, या तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साइकिल कैसा क्या होगा। अच्छा, साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लो कि ये साइंटिस्ट किसके ऊपर काम किए थे, ठीक है। जो कैल्विन है वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, वर्क ऑन ग्रीन एल्गे, एक ग्रीन एल्गी के ऊपर काम किए थे जिसका नाम है बच्चा क्लोरेला। किसके ऊपर काम कर लिए थे, क्लोरेला के ऊपर। और क्लोरेला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम फिक्स करेंगे तभी तो शुगर बन के तैयार होगा। अब उन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यानी कार्बन के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश किया, और वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कार्बन जाके कहां बैठ रहा है। तब उन्होंने ये चीज सर्च करके बताया था कि एक्चुअली ग्लूकोज उसी से बनता है, राइट है। देखो तो किसके ऊपर काम किए थे बच्चा, क्लोरेला के ऊपर काम किए थे, ठीक है। सर किस चीज को यूज किए थे, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक को यूज किए थे बच्चा, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक को यूज किए थे और ये बताए थे। सर अब इसमें उन्होंने क्या यूज किया था, यूज हैवी आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के हैवी आइसोटोप को यूज किए थे। और वो हैवी आइसोटोप कितना होता है बच्चा, C14 होता है, C14 होता है। एक्चुअली नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो C12 होते हैं बच्चा, ये नॉर्मल कंडीशन है कार्बन का। और इसी को अगर मैं C14 कर दूं तो उसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा हैवी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो हैवी आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज किए थे ये प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये कार्बन को यूज क्यों किए थे, to detect the site of deposition of carbon। ये जो कार्बन इस वाले कार्बन को यूज कर लिए थे वो किस चीज के लिए यूज किए थे, टू डिटेक्ट द साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ कार्बन, मतलब कि वो कार्बन जाके किस जगह पे डिपॉजिट होता है और किसके फॉर्म में डिपॉजिट होता है, वो चीज इनको सिर्फ खाली चेक करना था। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। और इस जगह पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा बच्चा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो C14 को यूज कर लिए थे, क्लोरेला के अंदर यूज किए थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक को यूज कर लिए थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अच्छा कुछ C3 प्लांट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ C3 प्लांट, ठीक है। इनका अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, इनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मैंने जस्ट अभी बताया था, कौन होता है बच्चा यहाँ पे, PGA, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। इसके वजह से ही हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, C3 साइकिल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर 4 कार्बन का होगा तो C4 साइकिल, समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर 2 कार्बन का होगा तो C2 साइकिल, जिसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट का क्या एग्जाम्पल हो गया बच्चा, यहाँ पे तुम नॉर्मली जितने भी प्लांट होते हैं ना वो सारे C3 वाले ही होते हैं मैक्सिमम दिखने वाले, ठीक है। यहाँ पे टोमेटो ले लो, यहाँ पे पोटैटो हो गया बच्चा, फिर ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल ले लो। उसके बाद क्या हो गया, वीट हो गए, ठीक है, राइस हो गया, कॉर्न हो गए, ठीक है।
व्हीट, राइस, कॉर्न हो गए, बार्ली हो गए, ओके। तो ऐसे बहुत सारे हैं बच्चा, टोबैको हो गए, मैंगो हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, एप्पल भी हो जाएगा। तो समझ लेना कि ये सब जो तुमको प्लांट दिखाई देंगे वो सब के सब प्लांट कैसे हैं, C3 वाले प्लांट है, राइट है। अब मैं इसके साइकिल्स को तुमको पढ़ाता हूँ, C3 साइकिल कैसा होता है, इसका इस बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखने वाले हैं बच्चा C3 साइकिल। देखने वाले हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल कैसे स्टार्ट होगा वो चीज याद रखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका ना निमोनिक्स के फॉर्म में मत इसको याद रखना, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा करके दिया हुआ है C3 साइकिल, मैं तुमको एनसीईआरटी का पिक वहां पे लगा के दे दूंगा, ठीक है, देख लेना। मैं तुमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, 6 बार तुम उसको बार बार 2-3 बार देख के पढ़ो, उसके बाद बिना देखे इसको लिखो, ऐसे करके याद रखो। नहीं तो पता चला निमोनिक्स याद रखने के लिए पहले तुम उसका मगजमारी करो, फिर उससे क्या टर्म आता है उसको याद रखो, फिर पता चला फिर वो सीक्वेंस उसका याद रखो, अरे बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा। तो बस खाली डायरेक्टली याद रखो, 2-3-4 बार, थोड़ा 1-2 बार ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वही चीज़ एकदम प्रीफर करो, ठीक है। एकदम अच्छे समझो क्या क्या होता है। देखो C3 साइकिल हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे RUBP से। मैं इसका फुल फॉर्म तुमको एक साइड में लिख के दिखा दूंगा, राइट है। RUBP है, RUBP से ये मूव करते हैं, सॉरी पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं RUMP, और RUMP से मूव करते हैं RUBP की तरफ, ठीक है, ये चीज हो गया। RUMP को हम क्या बोलते हैं, रेबुलोज मोनोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं रेबुलोज मोनोफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, वो भी समझ लें, रेबुलोज मोनोफॉस्फेट। और इस जगह पे क्या होगा, रेबुलोज वर्ड सेम रहेगा, रेबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट, रेबुलोज बिसफॉस्फेट। ये सर कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का होता है बच्चा, 5 कार्बन का, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं इसे लिखते चले जा रहा हूं। अभी के लिए हम 1 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल। तो 5 कार्बन है बट मॉलिक्यूल कितना है, 1 मॉलिक्यूल। इसका भी 5 कार्बन है बट मॉलिक्यूल कितना है, 1 मॉलिक्यूल। यहां तक समझ में आ गया। RUBP में कन्वर्ट हुआ, RUBP से थोड़ा आगे आएंगे बच्चा, आगे आने के बाद यहां पे इसके अंदर एंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या क्या सीक्वेंस होता है मैं तुमको बता दे रहा हूं। इसके अंदर एंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन जाएगा अनस्टेबल कीटो एसिड। क्या बनेगा, अनस्टेबल कीटो एसिड, अनस्टेबल कीटो एसिड। अब देखो ये 5 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। तो टोटल ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा अनस्टेबल कीटो एसिड। बच्चा ये कीटो एसिड बना तो है बट आगे ही मैंने लिखा है अनस्टेबल कीटो एसिड है, यानी वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो वो ब्रेक होगा तुरंत, और जैसे ब्रेक होगा अब क्या पता चलेगा बच्चा, इसके नेक्स्ट वाले पे ब्रेक डाउन करने के लिए बोलता है कि मुझे क्या काम करो, मैं 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाऊंगा तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दो। अब समझो कितने कार्बन का है बच्चा, ये 6 कार्बन का ना। 6 कार्बन का अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। जैसे हमने इसके अंदर वाटर दे दिया तो ये 3 कार्बन के अंदर से ये 3 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी 6 कार्बन जब एक साथ में थे तो मैंने बोला 1 मॉलिक्यूल, अब 3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए बच्चा, 2 मॉलिक्यूल हो गए। याद रखना ये कंसेप्ट, जल्दी याद होता नहीं है बच्चा। 3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए, अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये इस तरीके से, राइट है। अब क्या होगा बच्चा, किस में कन्वर्ट हुआ, यहां पे कन्वर्ट होगा 3PGA में। और 3PGA कितने कार्बन का है बच्चा, 3 कार्बन का, और कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब 3PGA से अगला वाला जो स्टेप आएगा वो आएगा 1,3-डाई-PGA। क्या आएगा, 1,3-डाई-PGA। PG का फुल फॉर्म है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं सारा फुल फॉर्म अभी अगर नहीं भी होगा मैं लास्ट में तुमको सारा चीज लिखा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो PGA जो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाई-PGA। और ये भी कितने कार्बन का होगा बच्चा, 3 कार्बन, और कितने मॉलिक्यूल का होगा, 2 मॉलिक्यूल, राइट है। पहले सारा स्टेप मैं तुमको बता देता हूं। और 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA से जैसे वो नीचे के साइड आएगा, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बच्चा। एक बन जाएगा PgAl और दूसरा बन जाएगा DHAP। दूसरा क्या बन जाएगा, DHAP। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चा, आइसोमर्स हैं। ये भी तुम्हारे 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है
ये भी कितना है बच्चा, 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना। देखो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल। उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो PGL यानी पागल बन गया, दूसरा वाला क्या बन गया, ढाप बन गया। ढाप एंड पागल दोनों बन गए, वो सही में पागल नहीं है, ढाप एंड पागल ऐसे दो चीजें बन के तैयार हो गए, राइट है। लेकिन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बच्चा। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या है, कभी ढाप पागल बन सकता है और कभी पागल क्या बन सकता है बच्चा, ढाप बन सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब समझो, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चा, कुछ मॉलिक्यूल जो इस साइड में मूव कर जाएंगे और इसमें से ही कुछ मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो आगे मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट वाले प्रोसेस में, राइट है। पहले ये वाला देख लेते हैं कि जो रीजनरेट करके फिर से इसको बना देगा, फिर इसको देखेंगे कि यहां पे क्या चीज बनेगा, हमको यही चीज का प्रॉफिट होने वाला है यहां पे। तो समझो, अच्छा ये जो चीज अभी मैं तुमको बताने वाला हूं यहां पे, वो ना तो हमारी एनसीईआरटी हमको पूरा पढ़ाती है, ना तो हमारा स्टेट बोर्ड हमको पूरा पढ़ाता है, और हमको उतना पूरा वो करने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसे आया, बस समझ लेना कि किसके बाद क्या आया, बस वो हमको स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। मैं अभी आगे बता दूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको पहले को बोलते हैं इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसको बोलते हैं इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। दूसरे वाले को बोलते हैं रेब्यूलोज 5 फॉस्फेट, रेब्यूलोज 5 फॉस्फेट। तीसरे को बोलते हैं जेल्यूलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद बोलते हैं सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और वो वापस कहां पहुंच जाता है बच्चा, RUMP के पास पहुंच जाता है। यहां तक सबको आई थिंक सो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा, राइट है। मैंने सारा स्टेप, अभी यहां पे कुछ स्टेप बचा हुआ है। देखो PGAL और DHAP के कुछ मॉलिक्यूल, मैं कुछ मॉलिक्यूल गया तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल गया तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कितना मॉलिक्यूल गया है उसका आंसर जस्ट अभी मैं तुमको बताऊंगा, अभी के लिए बस समझ लो कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं। फिर ये जो DHAP रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGL, और PGL यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। अब PGL कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, बट इसके मॉलिक्यूल कितने हो चुके हैं बच्चा, 2 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं। कितने मॉलिक्यूल हो चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ढाप भी किस में कन्वर्ट हो गया, पागल में। अब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गए। अब ये यहाँ पे नीचे कन्वर्ट होता है, क्या बनेगा बच्चा, फ्रक्टोज, बहुत ध्यान से समझना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद रखना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फाइनली कौन आ जाएगा बच्चा, यहां पे आ जाएगा ग्लूकोज। फाइनली कौन आ जाएगा, ग्लूकोज। यही तो हमको चाहिए था, यही तो है हमारा फूड मॉलिक्यूल। अब या तो ग्लूकोज को तुम वहीं पे स्टोर कर लो, और या तो क्या करो बच्चा, उसी जगह पे तुम उसको यूज कर लो, राइट है। अब सर ये सारे स्टेप आए कैसे हैं वो मैं तुमको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहला RUMP से RUBP, रेब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। बच्चा मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मोनो, और यहां पे आ रहा है बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, सबका मतलब सेम है, सबका मतलब 2 ही होता है। समझ में आ रहा है। तो देखो इसके पास एक फॉस्फेट था और यहां पे आने के बाद इसके बाद 2 फॉस्फेट हो गया, यानी बीच में कोई तो फॉस्फेट इसके अंदर ऐड किया और तब जाके यहां पे बना। अच्छा कभी भी जब रिएक्शन देखेंगे ना तो ये जो एरो दिख रहा है बच्चा, एरो के हेड को नहीं पकड़ना है, हमको टेल को पकड़ना है, और टेल में कोई चीज का एडिशन होता है तो जाके हेड बनता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। देखो कैसा होगा, जब RUMP RUBP में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में क्या होता है बच्चा, यहां पे आता है ATP, और ATP क्या दे देगा उसको, IP, क्योंकि फॉस्फेट डोनेट करने वाला ATP होता है। मैंने तुमको इसके पहले बताया था कि वो अनस्टेबल होता है, जैसे जरूरत पड़ा तो तुरंत आगे खड़ा हो जाएगा, हाँ भैया मेरे को यूज कर लो, है ना, मैं तुरंत स्टेबल हो जाऊं। क्यों, क्योंकि ATP से ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चा, ADP होता है। फॉस्फेट यूज कर लिया और मोनो था, एक फॉस्फेट ले लिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और डाइफॉस्फेट बन गया। अब क्या हुआ बच्चा, ये यहां से होके यहां पे आ गया। इसके बीच में एक एंजाइम आता है,
उस एंजाइम को बोलते हैं आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। और इसी का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं बच्चा रूबिस्को। किस वर्ड से बुलाते हैं इसको? रूबिस्को। और ये किसके प्रेजेंस में काम करता है? यहां पे होते हैं मैग्नीशियम आयन। किसके प्रेजेंस में काम करता है? मैग्नीशियम आयन। और कैसे काम करेगा बच्चा? वो एज अ को फैक्टर जैसा बिहेव करता है मैग्नीशियम आयन। तो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, और जैसे एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने कार्बन का है बच्चा? 5 कार्बन का। 5 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, एक और कार्बन आ गया, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अनस्टेबल कीटो एसिड। और अनस्टेबल कीटो एसिड कितने कार्बन का हुआ बच्चा? अब ये हो गया 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। यहां तो समझ में आ गया। जैसे 6 कार्बन का हो गया सर, उसने 2 वाटर मॉलिक्यूल डिमांड कर लिया। जैसे 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, अब वो 2 पार्ट में टूट गया। ये 3 कार्बन का एक पीजीए बन गया, ये 3 कार्बन का दूसरा पीजीए, यानी पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कितना हुआ बच्चा? अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या बोलेंगे बच्चा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं, उसको एकदम अच्छे से समझ लेना। जब मैं बोलूं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखो इक एसिड करके आ रहा है और तुम्हारे बुक में लिखा रहेगा फॉस्फोग्लिसरेट। एक्चुअली दोनों ही टर्म सही हैं। जब ग्लिसरेट करके लिखा रहेगा, एट करके, तो यानी वो अल्डिहाइडिक टर्म है। और जब इक एसिड करके आएगा, ग्लिसरिक एसिड, तो वो एसिडिक टर्म है। बस खाली तुमको करना क्या है कि अगर तुम पूरे साइकिल को इक एसिड करके लिख रहे हो तो पूरे साइकिल को इक एसिड करके लिखोगे, बीच में एट वाला वर्ड नहीं लिखे आओगे। अगर एट के फॉर्म में लिख रहे हो तो सबको एट के फॉर्म में लिखोगे। दोनों ही सही है, किसी एक टर्म को पकड़ना है। मैं तुमको इक एसिड करके बता रहा हूँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक समझ में आ रहा है? अब समझो बच्चा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां पे देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यहां पे 1,3 डाई पीजीए है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये सब जो आगे है वो ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 3 और यहाँ पे 1 और 3 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? समझो बच्चा, ये है तुम्हारा पीजीए, एकदम ध्यान से समझना, ये है पीजीए, ठीक है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे इसका कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन हो गए। अब मैं सबसे पहले न तो पूरा 6 कार्बन मत लो, 1 2 3, मुझे 3 ही कार्बन से 1 2 3, 3 कार्बन है। सबसे ऊपर वाले में तीसरे कार्बन पे एक फॉस्फेट था, यानी इसके 3rd कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ था। 1 2 फ्री है, तीसरे के ऊपर एक फॉस्फेट लग गया था। अब उसके नीचे आओगे तो अब जाके एक और फॉस्फेट ऐड हो गया उसके 1st कार्बन पे। तो याद रखना, ये जो 1 और 3 है उसके कार्बन नंबर को बता रहा है कि किसके किसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो 3 फॉस्फेट नहीं है उसके ऊपर, वो तीसरे कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो बच्चा, इसके तीसरे कार्बन पे एक फॉस्फेट था, इसके 1st वाले पे भी एक और आ गया, यानी फॉस्फेट देने वाला कोई तो रहेगा। और तुमको पता है कि फॉस्फेट देने वाला कौन होता है बच्चा? फॉस्फेट देने वाला कौन होता है बताओ? तो फॉस्फेट को डोनेट करने वाले आएंगे कौन? एटीपी। और एटीपी क्या दे देंगे? आईपी। और क्या बन के चले जाएंगे? एडीपी बन के चले जाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूल कितना है? 2। एक एटीपी एक मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 एटीपी यहां पे जरूरत पड़ेगा 2 के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? 2 एटीपी की जरूरत पड़ गया। अब सर 1,3 डाई पीजे बन गया, 1,3 डाई पीजे से ढाप एंड पागल में कन्वर्ट करना है ना? दोनों को, जो 3 मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग होने वाले। बोलता है भैया मैं अलग तो हो जाऊंगा, बट एक काम करो, मेरा रिडक्शन करा दो। अब सर व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हैं रिडक्शन के लिए, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, वो भी एक रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, वो भी एक टाइप का रिडक्शन। तो समझ लो कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से हमको लेना देना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या बच्चा? ये देखो, अब हाइड्रोजन डोनर कौन होता है बच्चा? हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? NADPH, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 दे देगा और बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP+। सबको समझ में आ गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP+ बन गया। तो सर यहां पे कौन सा फॉर्म था? ये इसका था रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये जो बन गया वो कौन सा फॉर्म बन गया बच्चा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दिया, ब्लैक वाले जो लाइन तुमको दिख रहा है वहां पे। अब जैसे हाइड्रोजन ऐड हो गया सर, इसका रिडक्शन हो गया, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दैट इज पीजीए और ढाप में, PgAl एंड ढाप में। सर यहां पे एक एंजाइम आता है, उसको देखो ध्यान से, एंजाइम को समझने का तरीका। सर दोनों कितने कितने कार्बन के? 3 3।
और दोनों के अंदर फॉस्फेट है। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चा, इसका फुल फॉर्म होगा PgAl। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या है PgAl, और दूसरा क्या है DHAP, दो है। अब इन दोनों का फुल फॉर्म समझो, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा अब समझो, देखो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फो तो है, ग्लिसरा लास्ट में ए आ रहा है, और अल्डिहाइड के स्टार्टिंग में ए आ रहा है, लेकिन मैंने यहां पे दो बार ए यूज नहीं किया है, मैंने एक ही बार किया है। तो बच्चा एक साथ में हमको पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ठीक है, दोनों 3-3 कार्बन के हैं। अब देखो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों में फॉस्फेट है और दोनों 3-3 कार्बन के हैं। तो एंजाइम का नाम कैसे लिखोगे, एंजाइम का नाम ऐसे आ जाएगा, दैट इज फॉस्फोट्रायोज, फॉस्फोट्रायोज। और ये क्या है, आइसोमर है, तो उसके पीछे एज लगा दो, तो क्या होगा आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। समझ में आ रहा है, ये इसका एंजाइम का नाम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में वही काम करेंगे। अब मैंने तुमको कुछ बता रहा था कि कुछ मॉलिक्यूल यहां पे चले जाएंगे और यहां से लेके यहां तक। अब समझो बच्चा, ये जो इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट है, इसका मतलब ये 4 कार्बन का है, ये 5 फॉस्फेट है मतलब 5 कार्बन का है, ये 5 फॉस्फेट है ये भी 5 कार्बन, ये 7 फॉस्फेट है यानी 7 कार्बन, फिर से यहाँ पे 5 कार्बन में आ गया। मैंने तुमको बताया था तुमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर 5 से 6 कैसे हो गया, 5 से 7 कैसे हो गया, यहाँ पे हाँ स्पेशली इतने दूर में। ठीक है, और एक चीज़ ये बता दो, अगर बोर्ड में जा रहे हो, ठीक है, अगर तुमको अपने कॉलेज में कोई एग्जाम है वहाँ पे आ रहे हो, तो एक आध पॉइंट अगर यहाँ से एक आध स्टेप मिस भी कर दिए ना कोई बात नहीं, लेकिन एक आध पूरा नहीं मिस करना बच्चा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। ये कैसे आया क्या आया, ना तो एनसीईआरटी बताती है ना तो स्टेट बोर्ड बताता है, तो तुमको डायरेक्टली सिर्फ खाली इतना तुमको याद रखना है। ठीक है, फिर आरयू भी एमपी यहाँ पे आ जाएगा और आरयू एमपी से वापस से ये साइकिल पूरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा अब समझ लो, ये फुल फॉर्म हो गया, राइट है, फुल फॉर्म यहाँ पे हो गया। अब समझ लो कि इस पूरे साइकिल एक ग्लूकोज को बनने के, अच्छा मैं तो ये वाला बता दिया, अब यहां से नीचे आ जाते हैं बच्चा। इस पूरे प्रोसेस को यहां से, हाँ ये पूरा, इस पूरे प्रोसेस को देखोगे जब, तो PgAl था, PgAl से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब तुम देखो 1,6 डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी फर्स्ट एंड 6th कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट थे, अब उसके बाद सिर्फ खाली 6 के ऊपर बचे, यानी यहां से एक फॉस्फेट क्या हो गया बच्चा, निकल गया। यहां से एक फॉस्फेट क्या हुआ, आईपी के फॉर्म में निकल गया। दूसरे में फ्रक्टोज 6 से ग्लूकोज 6, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर से बच्चा, आइसोमर से। फ्रक्टोज क्या चीज है, फ्रक्टोज है एक टाइप का कीटोन, और ग्लूकोज क्या है, अल्डिहाइड है। तो बस खाली उसका ना दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है बच्चा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बस खाली उसका जो फॉर्मूला सेम है, बस खाली उसका जो स्ट्रक्चर है ना, फंक्शनल ग्रुप, वो चेंज है। तो कभी भी वो आपस में अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज कर लेते हैं, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6th कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट है, यहाँ पे कोई फॉस्फेट नहीं है, यानी यहाँ से भी क्या हुआ बच्चा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से बाहर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब समझ लो कि ये ग्लूकोज को बनने के लिए, एक ग्लूकोज को बनने के लिए ये एक बार का साइकिल इनफ नहीं है बच्चा, 6 बार साइकिल चलता है। ऐसे 6 टाइम साइकिल चलेगा तब जाके तुमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज मिलने वाला है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, 6 टाइम साइकिल चलेगा तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। अच्छा अगर 1 टाइम साइकिल चला तो मुझे बताओ कितना ATP और कितना NADPH यूज हो रहा है, बताओ, ध्यान से देख के बताओ। एक बार अगर साइकिल चलेगा तो देखो एक ATP यहां पे यूज हो रहा है, 2 ATP यहां पे यूज हो रहा है, तो यानी 3 ATP हो गया, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज हो रहे हैं, राइट है, यूज हो रहे हैं, समझ लो। तो 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यहां पे यूज होगा। और ऐसे साइकिल कितनी बार चलेगा, ये तो एक बार के लिए था, 6 बार चलेगा। तो अब उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका कैलकुलेशन करके तुमको ATP और NADPH कितना यूज होगा कितना नहीं होगा वो पता चलेगा। और ये नीट का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, क्या होगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ खाली इतना समझ लो। अच्छा ये साइकिल का
ये मैं इतना टर्म ना, ये सिर्फ इतना टर्म मैं इतना रफ कर रहा हूं बच्चा, नहीं तो 1 मिनट रुको रुको, मैं ये सिर्फ खाली इसका ये रफ कर रहा हूं, राइट है, इसका ये चीज तुम उसका फुल फॉर्म लिख लेना साइड में, ठीक है। सो अगर देखो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा 1 टन केल्विन साइकिल चलेगा, और 1 टन जब केल्विन साइकिल चलेगा तो कितना 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH क्या होने वाले हैं बच्चा, यूज होने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज होने वाले हैं। लेकिन फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड। बच्चा 6 बार केल्विन साइकिल यहां पे चलाना है। अगर 6 बार केल्विन साइकिल चलाना है तो तुम देखो यहां पे ध्यान से, तो ये सब जो जो एक एक मॉलिक्यूल में यूज हो रहे हैं वो सबके सब कितने हो जाएंगे 6 और सबके सब 6 हो जाएंगे। तो देखो कैसे, ये भी तुम्हारा 6, ये भी 6, ये भी 6, अब जितने भी आ रहे हैं बच्चा ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। तो यहां पे अब जो एक बार में 2 थे तो 6 बार आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहां पे भी कितना हो जाएंगे बच्चा 12 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पे भी 12, ठीक है, यहां पे भी 12, यहां पे भी 12, सबके सब कितने हो जाएंगे बच्चा 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, राइट है, सबके सब। तो अगर हमने 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 टन चलाना है तो कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद क्या होगा वो मैं कैलकुलेशन तुमको अभी जस्ट बता रहा हूं, ठीक है, वो कैलकुलेशन बता रहा हूं। लेकिन पहले इसमें कुछ और समझ लेते हैं बच्चा। देखो मैंने बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल यहां जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल इसके नीचे जाएगा, राइट है। तो सर मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं 12, तो टोटल 12 मॉलिक्यूल में से जो 10 मॉलिक्यूल है वो 10 मॉलिक्यूल कहां चले जाएगा बच्चा रीजनरेशन के लिए, और रिमेनिंग जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो 2 मॉलिक्यूल कहां चले जाएगा यहाँ पे सिंथेसिस के लिए। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस पूरे साइकिल को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं बच्चा। जो इनका पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट वाला, इट इज अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ठीक है, समझो ये होते हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप होते हैं। दूसरी चीज ये जो तुमको दिया हुआ है ये है बच्चा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये जो तुमको RUBP दिख रहा है, ठीक है, वो यहां से ही साइकिल तुम्हारा स्टार्ट होता है, कभी भी याद रखो RUBP से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये प्राइमरी यानी फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं। ये सारे टर्म्स को अपने दिमाग में थोड़ा अच्छे से बिठा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, क्रूशियल स्टेप जिसको बोलते हैं। अब इसको हम कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से फेजेस में, देखो यहाँ पे बच्चा, यहां से लेके यहां तक ये जो पहला फेज है ये दिख रहा है, ये फिर यहां से लेके यहां तक ये दूसरा फेज हो गया, और ये वाला हो गया तीसरा फेज, ठीक है। 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला फेज है इसको बोलते हैं, ये जो अपर वाला है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, कार्बोक्सिलेशन फेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। फिर ये वाला जो है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो इस वाले फेज को बोलते हैं रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज। और यहां पे रीजनरेट हो रहा है बच्चा RUBP ताकि वापस चल सके, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, रीजनरेशन। ये तीसरा फेज हो गया, रीजनरेट करेगा। और यहां पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया हुआ है तो इस वाले फेज को हम किस नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेसिस।
किस नाम से बुलाएंगे बच्चा इसको? सिंथेसिस नाम से बुलाते हैं। तो टोटल मिला के कितने फेजेस हो गए बच्चा? 4। ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वन फेज। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल यहां जाएगा, 2 मॉलिक्यूल यहां आएगा जो ग्लूकोज बनाएगा। अब मैं तुमको सिर्फ खाली इसका कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि 6 टाइम्स अगर चलेगा तो कितना मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, चलो रफ करते हैं इसको। अपने बुक में एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से तुम उसको लिख के रखोगे। चलो, तो यहां देखो सर, इसमें हमने क्या देखा कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule of glucose 6 tons of Calvin cycle required। है ना? तो 1 molecule of glucose को बनाने के लिए 6 tons of Calvin cycle required, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, एंटर इन कैल्विन साइकिल। 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन कैल्विन साइकिल, तो 6 टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल चलेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा तो 6 टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल चलेगा। और जब 6 टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल चलेगा तो तुम मुझे बताओ 1 टन चलने में कितना एटीपी का यूज हुआ था? 3, ठीक है। तो 6 टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल चलेगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना एटीपी हुआ था? 1 टन में 3 एटीपी। और NADPH में कितना हुआ था बच्चा? NADPH में ये भी 6 बार चलेगा साइकिल, और वहां पे कितना यूज हुआ था? 2 यूज हुआ था NADPH। तो अब टोटल कितना हुआ बच्चा? बताओ, ठीक है। ये दोनों किस चीज के लिए हैं बच्चा? ये दोनों हैं 1 टन के लिए, जब 1 टन चला था तब। लेकिन अगर ये 6 टन चल जाएंगे तो कितना हुआ? 18 हो जाएगा ATP, और 12 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बच्चा? NADPH। 18 ATP और 12 क्या हो जाएंगे? NADPH, ठीक है। तो ये दो चीजें 18 ATP और 12 NADPH यूज होता है फॉर किसके लिए? यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज। सर 1 molecule ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना यूज होगा बच्चा? 1 molecule ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP एंड 12 molecule ऑफ NADPH का यूज होता है। ये है बच्चा प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल टोटल मिला के कितनी बार चलेगा? कैल्विन साइकिल टोटल मिला के चलता है 6 बार। 6 बार चलता है तो सारी चीजें यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल रिटर्न जाएगा, 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस वाले फेज में आ जाएगा। 4 फेज में हम उसको टोटल डिवाइड किए थे, राइट है। जो फर्स्ट वाला फेज था कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, वहां पे RUBP कार्बोक्सिलेज आता है। ये अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्रूशियल स्टेप जो मैं बता रहा था। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? PGE होता है, राइट है। सारी कंडीशन मैंने तुमको एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है C3 साइकिल का। इसका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे समझ लिया है, राइट है। यहाँ पे ठीक है, ये क्या चीज़ है बच्चा? ये है इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हम मूव करेंगे उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच।